अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वेबिनार शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्लाइड्स। आज का वेबिनार शुरू करते हैं। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड माय नेम इज़ मुस्कान। आई एम वन ऑफ द मॉडरेटर ऑफ आई कोड ग्रू। और वेबिनार शुरू करने से पहले आई कोड ग्रू का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आई कोड ग्रू का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है। और आई कोड ग्रू का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आई कोड ग्रू पे हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं, और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। आईकोड गुरु का मिशन क्या है? आईकोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। आईकोड गुरु का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? आईकुड ग्रुप पे पर डे 20+ सेशंस रन करवाए जाते हैं स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। एक वीकली वेबिनार जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं, सैटरडे वेबिनार जो कि एग्जैक्ट 9 PM पे शुरू किया जाता है। 2 वीकली वर्कशॉप्स अरेंज किए जाते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। देन पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल सेशंस रन किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक डिफरेंट टाइम जोन में और टाइम स्लॉट्स में हमें ज्वाइन कर सकें। आईकुड ग्रुप पे 10+ आर्ट्स फ्री आर्ट्स के सेशंस जो हैं रन करवाए जा रहे हैं, जीआरई के सेशंस, ड्यूलिंगो के सेशन, ताकि हम अपनी 2026 की स्प्रिंग और फॉल की स्कॉलरशिप को इजीली हंट कर सकें और फ्री प्रिपरेशन कर सकें। आईकुड ग्रुप पे तमाम कोर्सेज 100% फ्री हैं। देन डीएसए और लीड कोड के मल्टीपल सेशंस रन करवाए जाते हैं जिसमें हम लीड कोड के कोर्सेज कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्हेंस करने के लिए, और हम इजीली ताकि फैंग जैसी बिग कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक कर सकें। देन आईकोड ग्रुप प्रमोट करता है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे एडवांस कोर्सेज को भी। और ये सारे सेशंस आईकोड ग्रुप के ऑफिशियल एफबी पेज पे मौजूद हैं। इनकेस अगर हमारी कोई लाइव सेशन या लाइव क्लास मिस हो जाती है तो हम प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है आईकोड ग्रुप के ऑफिशियल एफबी पेज से वॉच कर सकते हैं। आईकोड ग्रुप की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ चंद चंद अचीवमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। देन आईकोड ग्रुप सपोर्ट करता है फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। देन लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स को प्रमोट करता है स्टूडेंट्स के लिए ताकि हम सिक्योर कर सकें इजीली। तो जो ट्रिक्स और टिप्स पे आईकोड ग्रुप काम करता है उससे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आउटशाइन करते हैं और डेफिनेटली हमारे चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। CSFT पजल डे जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक मशहूर पजल डे है जिसमें 9 पजल्स होते हैं। और अगर बात की जाए पिछले साल की, आईकोड क्रू से 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, दे ऑल विनिंग दिस कंपटीशन। और अगर मैं बात करूं 2025 की तो 259 टीम्स ने आईकोड क्रू से पार्टिसिपेट किया। और वर्ल्ड रैंक और जो हमारी रैंकिंग है वो अपग्रेड हुई। 2024 में पाकिस्तान सेकंड रैंक पे था और 2025 में पाकिस्तान टॉप 1 रैंक में शामिल है बिफोर अमेरिका। 259 एक बड़ी क्वांटिटी है टीम्स की जिन्होंने 9x9 पजल्स सॉल्व किए। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आईकोड गुरु ने इस पे मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस रन करवाए, यूनिवर्सिटीज़ में वेबिनार्स कराए। तो नतीजा ये है कि पाकिस्तान ने अपना नाम बनवाया और 259 टीम्स ने इस कंपटीशन में ना कि 9x9 पजल सॉल्व किए बल्कि रैंक 1 जो है हासिल की। देन 240+ मेंटर्स, टीचिंग असिस्टेंट या सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए कोडिंग प्लस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 में, जिसमें हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ 1-to-1 कम्युनिकेट करके उन्हें पाइथन, बेसिक पाइथन और कैरल प्रोग्रामिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करें और उन्हें वो सिखाएं, लाइक जैसे हम आईकोड ग्रुप पे पढ़ा रहे होते हैं। 2024 में 72 मेंटर्स या टीचिंग असिस्टेंट सेलेक्ट हुए थे और 2025 में 240+ सिलेक्ट हुए हैं, विच इज़ अ बिग अमाउंट और बिग क्वांटिटी। और ये सारा नतीजा है आईकोड गुरु के वेबिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस की वजह से।
देन एमएड इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप, जिसमें 8,000 पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया, 320 ग्लोबली सिलेक्शन हुई और 3 आईकोट गुरु के स्टूडेंट्स ने ये टैलेंट प्रोग्राम की स्कॉलरशिप को अचीव किया या सिक्योर किया। देन 301 स्टूडेंट फ्रॉम आईकोट गुरु जिन्होंने पार्टिसिपेट किया गूगल कोड जेम 2023, जो कि हाईलाइटेड न्यूज़ रही है सन 2023 की। 3 इंटर्न्स इतिहाद एविएशन ग्रुप में अबू धाबी इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुए एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। तो ये एक पोस्टर है और स्लाइड है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फॉल 2024 में फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने अचीव की, सिक्योर की, जो कि आईकोट गुरु के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये हैं: यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी और JCUF, जिन्होंने यूएस की 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड एडमिशन स्कॉलरशिप अचीव की है, MS और मास्टर्स एंड PhD के। उनका जो पोर्टफोलियो था वो कुछ इस तरह से था कि CGPA की रेंज 3.1 to 3.8, आर्ट्स रेंज 6.5 to 7.5, कोई पब्लिकेशन नहीं थी, उन्हें कोई GRE नहीं देना पड़ा, स्टडी गैप भी ज़्यादा था 1 to 15 ईयर्स का, और फी वेवर रिसीव हुआ एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए, एप्लीकेशन के लिए। दैन स्कॉलरशिप स्टाइपेंड $1,100 to $3,000 पर मंथ, और इन स्टूडेंट्स को कोई बैंक स्टेटमेंट शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इन्होंने फुली फंडेड एडमिशन जो है, स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर की थी। सो ये एक बार चार्ट है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आईकोट गुरु की जो कम्युनिटी है, आईकोट गुरु के जो मेंबर्स हैं, वो ईयर बाय ईयर किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। 2021 में आईकोट गुरु के 5,000 मेंबर्स थे और 2025 में आईकोट गुरु के 35 प्लस के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, एम्प्लॉय, प्रोफेशनल्स, जिसमें सारे लोग शामिल हैं, प्लस दिस इंटरनेशनल अचीवमेंट्स। सो अनदर विजुअलाइजेशन, जिसमें पाई डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि आईकुड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, 2022 में कायदे आज़म, कायदे अवाम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की थी। देन 23 के अंदर यूटी टेक्सला, JCF के स्टूडेंट शामिल थे, और 2024 के जो स्टूडेंट्स शामिल हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के, उनका स्टैट्स, उनकी पोर्टफोलियो एंड प्रोफाइल्स वो हम पिछले पोस्टर में देख चुके हैं, जिन्होंने US की 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड एडमिशन्स ग्रैब किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और वेबिनार। रजिस्ट्रेशन के लिए यू कैन गो थ्रू ico.guru/join, और आप FB के ऑफिशियल पेज को भी विजिट कर सकते हैं। सो बात करते हैं आज के वेबिनार टाइटल के बारे में, जो कि है प्रॉफिट बिगिंस विद प्राइस, मेक एवरी डॉलर काउंट। और हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर वलीद सादिक। सो सबसे पहले तो सर वलीद का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सर ने हमें टाइम दिया और हम मिलके सर का खुशामदीद करते हैं अपने इस वेबिनार में आईकुड ग्रुप के। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वेबिनार आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सर वलीद सादिक। तो मैं पहले सर की एजुकेशन पे बात करना चाहूँगी कि सर का जो बैचलर्स है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने किया है UET यूनिवर्सिटी से। दैन सर का जो MBA है वो सर ने लम्ब से किया है। और अगर हम सर के एक्सपीरियंस की बात करें तो सर का एक्सपीरियंस 25 प्लस ईयर्स का है। दैट्स मीन कि हमें सर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वेबिनार में। और सर की जर्नी शुरू होती है 2002 से। सर ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में एज अ असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम किया। देन ही ज्वाइंड असिस्टेंट इंजीनियर एट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। और सर ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे काम किया है नेस्ले पाकिस्तान में। देन सर का 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है टेलीनॉर पाकिस्तान में। और सर ने टेलीनॉर पाकिस्तान ज्वाइन किया एज अ बिजनेस सेगमेंट एग्जीक्यूटिव टू मैनेजर चैनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देन सर का 11 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है मोबली में, और सर ने सऊदीया में ज्वाइन किया था 2011 में एग्जीक्यूटिव मैनेजर के तौर पर, टू जनरल मैनेजर बिजनेस प्लानिंग, प्राइसिंग एंड बजटिंग। अगर मैं करंटली बात करूं कि सर वर्क कर रहे हैं इस वक्त इंटीग्रेटेड दावियात में, एक एज अ डायरेक्टर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस प्लानिंग। और सर ने आज हमारे लिए टाइम निकाला है, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लेती हूँ और हम वेलकम करते हैं सर का आईकोट गुरु के वेबिनार में। सो यस सर, वलीद, ओवर टू यू एंड सर,
Thank you once again. थैंक यू वेरी मच मुस्कान, और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का ज्वाइन करने का। मैं अभी देख रहा था तकरीबन 57 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ह्यूज ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने टाइम निकाला। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है जी? जी सर स्क्रीन विजिबल है। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मुस्कान ने इंट्रोडक्शन कराया कि हम प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग इज 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 एन इम्पोर्टेंट, बहुत अहम एलिमेंट है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइसिंग की अहमियत और प्राइसिंग को कैसे किया जाता है, ये इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसके सही डिसीजन कर सकें। जहाँ तक मैं ऑडियंस को समझ सका हूँ, आप सब लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और आप कोडिंग करना चाहते हैं। आप लोग कोडिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना कैरियर देखते हैं। तो प्राइसिंग और कोडिंग का बड़ा गहरा ताल्लुक है, या प्राइसिंग और डेटा एनालिसिस का। प्राइसिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा, डेटा को समझे बगैर आप ऑप्टिमल प्राइसिंग नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं बिजनेस प्रोफेशनल हूँ और मैं चाहता था कि ऐसा टॉपिक जो हमारे कोडर्स को और हमारे टेक्नोलॉजी के लोगों को, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना है, उनके लिए ऐसी चीज जो कि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनको पता हो। आ, मुस्कान ने एक मेरा क्विक इंट्रोडक्शन करवाया, तो मेरे ख्याल में उसने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मैंने यूटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। आई कोड गुरु के फाउंडर डॉक्टर जफर शाहिद मेरे क्लास फेलो थे वहाँ। फिर मैंने लम्ब से एमबीए किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मैंने पीएचडी किया है एंटरप्रेन्योरशिप में। मैंने टेलीनॉर, नेस्ले, स्वी नॉर्दर्न, बीटीसीएल में काम किया। सऊदीया में मैंने मोबाइली में ज्वाइन किया था, और मोबाइली में 11 साल काम करने के बाद मेरी लास्ट पोजीशन जीएम प्राइसिंग, बजटिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थी। और फिर उसके बाद मैंने इंटीग्रेटेड ज़ावियात, जो कि सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की एक सब्सिडियरी है, उसको ज्वाइन किया है। तो मैं यहाँ 2002 2022 के नवंबर से काम कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वर्किंग हियर। जी। अ, मैं अपने ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कितने लोग 4 P's ऑफ मार्केटिंग से फेमिलियर हैं? कितने लोग जानते हैं कि मार्केटिंग के 4 P's क्या होते हैं? कोई और वॉलंटियर करेगा? जी सर अब्दुल रहमान आपको बता सकते हैं। जी अब्दुल रहमान, पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाएं और जरा। Assalamu alaikum. Am I audible? जी जी जी, सर। आवाज आ रही All right. First of all, thank you so much, sir, for taking our time. And my name is Abdurrahman, and I'm doing BBA from Virtual University, and simultaneously, I'm enrolled in ACC as well. है। वेरी So, गुड। all right. So, as you ask about the 4 P's of marketing, so it is mainly about pricing, product promotion, place, and it revolves around it. So, when we are launching any product or service, so we take care of these 4 P's in our business plan and pitch deck as well. ठीक है, थैंक यू अब्दुल रहमान। आ, देखें, हमारे जहन में जब जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, जब मैंने पहली दफा अपनी एमबीए की क्लास में, हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया कि मार्केटिंग के 4 P's होते हैं, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी मार्केटिंग के 4 P's का एक हिस्सा है। प्राइसिंग है, प्लेस है, प्रमोशन है। तो
हमें बहुत हैरत हुई कि प्रोडक्ट कैसे मार्केटिंग का हिस्सा है। यानी ये जो 4 P's हैं, इसका मतलब ये है कि एक मार्केटियर या एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंपनी, आप समझेंगे, लेट्स से पाकिस्तान में मोबिलिंक है। मोबिलिंक में प्रोडक्ट की ओनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन की ओनरशिप, प्लेस का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन है या सेल्स है, प्रमोशन की ओनरशिप, प्रमोशन एडवर्टाइजिंग है, और प्राइस, प्राइस के प्रोडक्ट को कैसे प्राइस करना है। तो जैज या मोबिलिंक इन पाकिस्तान की मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन 4 चीजों की रिस्पॉन्सिबल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब प्रोडक्ट जब टेक्नोलॉजी के लोग समझते हैं, या टेक्नोलॉजी के लोगों में कॉमन परसेप्शन ये होती है कि प्रोडक्ट के तो ओनर हम हैं, हम कोड करेंगे, हम अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फैक्ट्री को चला रहे हैं तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रही है तो ये तो टेक्नोलॉजी के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट के फीचर्स को बनाना, कि अगर वही एग्जांपल लें हम जैज की, कि आपके कि जैज के कितने पैकेजेस होंगे, यंग लोगों के लिए किस तरह के पैकेजेस होंगे, क्या आपकी आपकी जो प्रोडक्ट है वो जोग्राफिकली उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी या नहीं होगी। प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बनाना मार्केटियर का काम है। तो मार्केटियर रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट के फीचर्स को बनाने का। टेक्नोलॉजी के लोग उस प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मार्केटियर जो है वो कस्टमर की नीड्स के मुताबिक प्रोडक्ट के फीचर्स डिजाइन करेगा। इंजीनियरिंग टीम उस प्रोडक्ट को, इंजीनियरिंग और आईटी की टीम उसको एग्जीक्यूट करेगी। फिर उसके बाद वो ये डिसाइड करेगी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन कि हमारी ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगी। क्या ये ऑनलाइन बिकेगी, क्या ये रिटेल स्टोर्स के जरिए बिकेगी, क्या ये कॉम्बिनेशन होगा, क्या ये सिर्फ ऑनलाइन होगी या ये सिर्फ फिजिकली बिकेगी। अगर बिकेगी तो फिर उसके बाद जो क्या प्राइस हर जगह एक ही होगी या प्राइस डिफरेंट होगी। ये सारे डिसीजंस या ये सारी जो इसकी मैनेजमेंट है ये मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन करेगी, और फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन उसको एग्जीक्यूट करेगी। फिर उसके बाद प्राइस, के आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, अब वो किस कीमत पे उन लोगों को जो आपके एंड कस्टमर्स हैं उन तक मिलेगा। क्या वो बाकी जो उसके कंपेटिटर्स हैं उनसे उस प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा होगी, क्या वो प्रीमियम प्राइस्ड होगा, क्या वो लोअर प्राइस्ड होगा। ये सारे भी जो 3rd P ऑफ मार्केटिंग है, प्राइसिंग, उसमें आ जाते हैं। फिर हम कॉमनली जिस चीज से मार्केटिंग को एसोसिएट करते हैं वो है प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। ये प्रोडक्ट जो है इसको के जहन में कॉमनली जो, या जो कॉमन परसेप्शन है कि मार्केटिंग के लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं और वो इश्तहार बनाते हैं और इश्तहार चलाते हैं। यस, इश्तहार एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, लेकिन क्या इश्तहार या उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे की जाएगी। क्या वो टीवी पे ऐड चलाया जाएगा या ऐड नहीं चलाया जाएगा। क्या उसके लिए वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होगी, क्या उसके लिए या सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रमोशन होगी। ये सारे डिसीजन जो हैं ये मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट ओनरशिप है 4 P's की: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और इनमें अगरचे आ, हर पी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक की बहुत मैसिव इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन जो सबसे अहम पी है वो प्राइस है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फील किया जाता है, स्पेशली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में या ऐसी कंपनीज में जहाँ जिसमें एक प्रोडक्ट के ऊपर हेवी रिलायंस होती है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम्स, और कोक, जैसे बेवरेजेस की कंपनीज हैं जिसमें उनकी एक ही प्रोडक्ट जो है वो सारी कंपनी को चला रही होती है। तो मसलन फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि कोई कोला कंपनी है, उनकी आज एक बॉटल की कीमत 50 रुपीज है पर बॉटल, ठीक है, और वो साल में 1 मिलियन बॉटल्स बेचते हैं। अब उनके पास डिसीजन है, अब अगर आप 50 को 1 मिलियन पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 50 मिलियन रुपीज का, या 50 मिलियन का आपके पास उनका रेवेन्यू आ जाएगा। अगर आप
अब आपके पास डिसीजन है। आप समझते हैं कि आप अपनी किसी एक बॉटल को, इसको प्राइस कर सकते हैं 55, लेकिन जब आप ये करेंगे तो आपका वॉल्यूम गिर जाएगा, और 55 पे आपका जो वॉल्यूम है वो 970 के, यानी 30,000 से आपका वॉल्यूम जो है वो गिर जाएगा। तो यू हैव टू वेरिएबल्स, आपके दो वेरिएबल हैं, एक प्राइस है और दूसरी वॉल्यूम, और दोनों का इम्पैक्ट आपको नोन है। ठीक है, अगर आप इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका जो रेवेन्यू है बढ़ाने से, अगर से वॉल्यूम गिर गया है, इट इंक्रीजेस बाय ऑलमोस्ट 3 मिलियन, तो यू आर बेटर ऑफ, आपकी जो कंपनी है वो बेटर ऑफ है कि वो उसकी कीमत 55 मिलियन से 55 रुपीज कर दे, अगर से वॉल्यूम गिरेगा, लेकिन आपका जो रेवेन्यू है कंपनी का वो इन एनी केस ज्यादा होगा। मैं यहाँ आई विल जस्ट लाइक टू टेक अ ब्रेक, और आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इसमें कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, 4 Ps ऑफ मार्केटिंग, कोई कंफ्यूजन है? लगता है कि किसी को भी समझ नहीं आया, हाँ? या सबको समझ आ गया? सर कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? जी। सर कोई क्वेश्चंस नहीं है? ऑल राइट, थैंक यू। तो 4 Ps ऑफ मार्केटिंग क्लियर हो गया। तो 4 Ps ऑफ मार्केटिंग में वी हैव अ वेरी क्लियर एलिमेंट ऑफ प्राइसिंग, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग विच इज कॉल्ड प्राइसिंग, और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, थोड़ी सी मूवमेंट से बहुत ज्यादा कंपनी को फर्क पड़ता है। अब प्राइसिंग कैसे की जाती है? कॉमन अप्रोच, एक सो इस स्लाइड पे मैं 3 चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक तो ये कि हर कंपनी की एक इनहेरेंट कॉस्ट होती है। तो लेट्स से कोला एक बेवरेज कंपनी है, बेवरेज कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग बेवरेजेस, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन बॉटल ऑफ बेवरेज, लेट्स से जो उनका नॉन वॉल्यूम है वो है 100 100 रुपीज पर बॉटल, राइट? अब आपके पास, अगर आप उस बॉटल को प्राइस करना चाहें, आप कैसे प्राइस कर सकते हैं? क्या आप उसको, एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप कहें कि जी 100 रुपीज मेरी कॉस्ट है, मैंने 20% प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो 100 का 20% होगा 20। तो मैं इसके ऊपर, इसको अगर मैं 120 पे बेच दूं तो मुझे जो है 20% प्रॉफिट मिल जाएगा, एंड आई विल अचीव द टारगेट दैट आई हैव। ये वाली अप्रोच होगी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कि आपने अपनी कॉस्ट के ऊपर एक मार्कअप रखा या एक प्रॉफिट रेशो रखी, और आपने उस प्रोडक्ट को उसके ऊपर बेच दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स, या जो उसके डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, वो मार्केट में बिक रहे हैं एट 200 रुपीज। इसका मतलब ये है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, या जो आपके कस्टमर्स हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि एक बेवरेज की बॉटल की जो वैल्यू है वो 200 रुपीज की है। आप अगर उस प्रोडक्ट को 200 पे भी बेचेंगे तो वो आप उसको बेच सकते हैं। अब इसमें यह है कि आपकी कॉस्ट 100 है, मार्कअप आपने 20 ऐड किया, परसीव्ड वैल्यू जो है वो फर्दर 80 है। So you can earn a profit of 100 rupees on a cost of 100, because customers उसको परसीव करते हैं कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, या जो इसकी परसीव वैल्यू है, वो 200 है। जब आप इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को प्राइस करेंगे जिसमें आप कस्टमर्स की परसीव वैल्यू को भी कैप्चर करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। जनरली लोग या कंपनीज कोशिश करते हैं कि वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करें। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग उस सूरत में की जाती है जब कोई प्रोडक्ट न्यू इन द मार्केट हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि आप उसको कैसे करते हैं। मसलन
फॉर एग्जाम्पल पहली दफा जब आईफोन लॉन्च हुआ, सो फर्स्ट आईफोन वॉज प्राइस अराउंड क्लोज टू $500, $400+ से। uh, वो क्यों उन्होंने, अगर जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्लोज टू 150 to 200 थी, तो क्यों उन्होंने उसको उस पर किया? क्योंकि वो समझते थे कि हमारी प्रोडक्ट में इतनी परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर इतनी वैल्यू परसीव करेंगे कि वो ये प्राइस दे सकेंगे। इसी तरह जनरली बहुत सी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसकी वैल्यू के जो बेनिफिट्स हैं, ये जो उसकी परसेप्शन है वो काफ़ी हाई होती है। तो उसमें आ, अब आप कैसे ये डिटरमिन करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू क्या है? इसके डिफरेंट तरीके हैं जो कि आई विल जस्ट कम टू दैट। नंबर वन, आपकी प्रोडक्ट कितनी, उसमें उसके फीचर्स और उसकी क्वालिटी, परसीव्ड क्वालिटी वर्सेस कंपटीशन कितनी है। तो मसलन आप इसी बेवरेज की एग्जांपल ले लें। कंपटीशन 200 पे बेच रहा है, आपने अपनी प्रोडक्ट में प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। तो कंपटीशन लेट से उसमें ऑर्डिनरी शुगर इस्तेमाल कर रहा है, कॉर्न सिरप इस्तेमाल कर रहा है फॉर स्वीटनिंग द बेवरेज, लेकिन आपने उसमें केन शुगर इस्तेमाल की है। आपकी पैकेजिंग ज़्यादा बेहतर है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट बेहतर है। व्हाट यू कैन से इज कि जी मैं कंपटीशन के मुताबिक, कंपटीशन से प्रीमियम पे अपने आप को पोजीशन करूंगा, तो इंस्टेड ऑफ 200 मैं 300 पे करूंगा। अगर से इस पोजीशन पे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन मेरी प्रोडक्ट जो है इसकी परसीव्ड वैल्यू कस्टमर्स के लिए ज्यादा होगी, एंड आई कैन पोजीशन एट एट प्रीमियम। तो ये हो गई कि आपकी प्रोडक्ट प्रीमियम पोजीशन होगी। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहें कि नहीं, मेरी प्रोडक्ट जो है वो न्यू इन द मार्केट है, ठीक है, और अगर जो इसके इसमें फीचर्स ऐसे हैं जो कि कंपटीशन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं मार्केट ज़्यादा कैप्चर करना चाहता हूं, तो यू कैन गो फॉर पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इंस्टेड ऑफ प्राइसिंग एट 200, आप कहेंगे कि जी मैं इसको 180 पे, 170 पे, तो आपने मार्केट से 10%, क्लोज टू 10% आपने उसको कम कीमत पे बेचना शुरू किया, और सो दैट दैट हेल्प्स यू गेन मोर मार्केट शेयर। लेकिन फिर इसके और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं कि आप कैसे मार्केट में जाते हैं। क्या आप अपनी प्रोडक्ट को कंपेटिटिव पोजीशन करते हैं, यानी बाकी कंपेटिटर्स के मुताबिक उनके करीब करीब अपनी प्राइस रखते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहेंगे जी प्राइस स्कीमिंग। फॉर एग्जांपल आईफोन आया, आईफोन वाज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने कहा कि जब तक मेरा कंपटीशन नहीं है, मैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के मुताबिक 3 टाइम्स हाई रख दूं, एंड पीपल विल बाय इट, जैसा कि टेस्ला ने किया। टेस्ला ने अपनी प्रोडक्ट, अपनी कार को इनिशियली जो है वो प्राइस स्कीमिंग की, और जैसे जैसे कंपटीशन आता गया तो उन्होंने अपनी कीमत जो है वो गिराते गए। लेकिन सिंस दे वर फर्स्ट इन द कैटेगरी एंड दे हैड अ प्रीमियम प्रोडक्ट, सो दे वेंट फॉर प्राइस स्कीमिंग। उनकी स्ट्रेटेजी टू प्राइस द कार वाज वी विल स्किम द मार्केट। ऐसे लोग जो नई चीजों को ट्राई करना चाहते हैं, जो प्रीमियम फीचर्स को वैल्यू करते हैं, और दे विल बी, और वही चाहेंगे कि हम इसके लिए ज्यादा कीमत दें, तो हम उनसे मैक्सिमम वैल्यू कैप्चर करेंगे। तो ये इन नटशेल सबसे आसान तरीका है कॉस्ट प्लस प्राइस करने का, कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, मैं इतना प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, और ये चीज की कीमत होगी। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि देन यू लीव वैल्यू ऑन द टेबल टू कैप्चर वैल्यू। जो भी उसकी परसीव्ड वैल्यू है, आप उसके मुताबिक प्रोडक्ट को प्राइस करें, और फिर उसमें फिर मुख्तलिफ तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। कंपेटिटिव प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग कर सकते हैं कि क्या आपने प्रीमियम प्राइस करना है, कंपेटिटिव करना है, प्राइस स्कीमिंग करनी है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग करनी है। यहाँ कोई सवाल है? ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर कोई सवाल हो तो प्लीज
सो अगर पार्टिसिपेंट में किसी क्वेश्चन है सो यू कैन रेज योर हैंड. ऑल राइट, आई थिंक वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ सवाल नहीं है, आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपकी रियल प्राइस क्या होती है या प्राइस के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं. तो लेट्स से आपकी एक प्रोडक्ट है, वही हम उसी एग्जांपल पे ले लेते हैं किसी बेवरेज की, किसी कोला की, जिसकी रिटेल प्राइस लेट्स से 100 रुपीज है. रिटेल का मतलब है दुकान पे, काउंटर पे कितने की बिक रही है. आप काउंटर पे गए, आपने कहा कि मुझे एक कोला दे दें, उन्होंने आपको 100 रुपीज पे वो बोतल आपके हवाले की. अब जो मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर ने, या जो उस कोला का मैन्युफैक्चरर है, लेट्स से कोई भी कंपनी है, कोका कोला है, पेप्सी है, उन्होंने वो प्रोडक्ट उस दुकान पे रखवाने के लिए उस दुकानदार को, उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने कमीशन दिया कि जी आप हमारी प्रोडक्ट को रखें, उधर अपनी चिलर्स रखें, जो भी आपकी प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बिकेगी तो हर प्रोडक्ट के पीछे या हर कोक की बोतल पर आपको 20 रुपीज का, 20 रुपए का कमीशन मिलेगा. अब 100 - 20, आपकी जो ट्रेड की प्राइस है, यानी जो आपने जिस पे दुकानदार को बेचा, जिस पे बेवरेज कंपनी ने ट्रेड को बेचा, वो थी 80. इसे कहा जाता है ट्रेड प्राइस. अब दुकानदार तक पहुंचने के लिए उस कंपनी ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हायर किया होगा, जिन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट किया होगा. तो लेट से हम कहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन का एक कमीशन होगा, जिसपे जिसने उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने एक कमीशन उसको दिया गया जो कि 10 रुपीज था. तो आपकी जो फैक्ट्री की प्राइस थी वो थी 70, आपने ट्रांसपोर्टेशन कमीशन दिया 10, ट्रेड की प्राइस हुई 80, फिर उसके बाद आपने ट्रेड को कमीशन दिया, ट्रेड से मुराद होलसेलर, रिटेलर्स जो भी हैं, उनको दिया आपने 20 रुपीज का कमीशन, और आप एंड कस्टमर को प्राइस पड़ी 100. अब ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, फैक्ट्री प्राइस, ट्रेड प्राइस, रिटेल प्राइस, ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है, ये एक सिंपलिस्टिक व्यू है. इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. जब आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग या उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू चेन है आप देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट के रियल प्राइस क्या है. अब इस केस में जो कंपनी के लोग हैं, वो अपने सारे डिसीजन जो हैं, अगर वो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, अगर वो उनकी क्या कहते हैं इंटरनल एनहांसमेंट से रिलेटेड है, तो वो फैक्ट्री प्राइस के ऊपर होंगे. अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के एनहांसमेंट से, यानी बिटवीन फैक्ट्री एंड ट्रेड अगर कोई एनहांसमेंट करनी है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की कमीशन के हवाले से होंगे. अगर उन्होंने ट्रेड और रिटेल के दरमियान करना है, तो वो फिर उन सारे एलिमेंट्स को देखेंगे. तो ये, इसको जैसे अगर आप कहा जाए, एक वाटरफॉल होती है कि एक चीज पानी गिरता है हाई लेवल से लोअर लेवल पे. तो इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर छुपे होते हैं, उसको समझना और उसको मैप करना विजुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसको, इस टेक्निक को कहा जाता है प्राइस वाटरफॉल. कोई सवाल हो तो आप लोग रेज कर सकते हैं. सर एक ओके, क्वेश्चन था तो कि ना, क्या हम स्लाइड्स आप मूव करें बिकॉज वी आर स्टक ऑन फर्स्ट स्लाइड अभी तक. हाँ जी, मैं तो, ओ, सो आई एम एट अ स्लाइड कॉल्ड प्राइस वाटरफॉल. आप लोगों को दिखाई दे रही है? नो सर. ओ, अच्छा, आई एम सॉरी जी, मैं दोबारा से करता हूँ.
हाँ, यही मसले हो रहे कि अभी कैन यू सी द स्लाइड? ये वाली स्लाइड जी देखिए, सर। 4 पीस। जी जी। For ये now मैंने it's एक्सप्लेन की थी। visible. ठीक है जी। जी, ये आई एम सॉरी कि हम मिस कर गए इसको। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। और अगर आप स्लाइटली प्राइस इंक्रीज करते हैं, अगरचे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन आप लोगों को या उस कंपनी को उससे फायदा होता है। डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ प्राइसिंग मैंने एक्सप्लेन की कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। मुस्कान, नजर आ रही है आपको स्लाइड जी सर। जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, competitive approaches, प्रीमियम प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। यहाँ अगर किसी के कोई सवाल हो इस जगह पे तो ये एक हाथ है उसामा का। उसामा, प्लीज गो ऑन। अस्सलाम सर। सर मेरा वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन, जी मेरा क्वेश्चन था वो वाटरफॉल प्राइसिंग में आपने बताया था। अच्छा सर, जो ये मार्केटिंग की प्राइसेस होती है किसी प्रोडक्ट की, या कुछ ऐसी प्राइसेस होती है जो फिक्स नहीं होती, जो कि चेंज होती रहती हैं, जैसे अगर हम ऑनलाइन एड्स की बात करें, जो ये चेंजेबल जो जी, प्राइसेस होती हैं, किस तरह हमारे प्रोडक्ट के एंड प्राइसेस के अंदर फिक्स होती हैं? ठीक है। आ, देखें, जो डायनामिक प्राइसिंग है ना, डायनामिक प्राइसिंग ये है कि आपने एक, लेट्स से एक जूता है, आपने ऑनलाइन उसको बाय करना चाहा। आपने जब उसको पहली दफा आप उसके ऊपर गए, आपने उस जूते को सिलेक्ट किया, वो आपको दिखाई दिया 500 रुपीज का। अब उस टाइम उस प्लेटफॉर्म पे लेट से 10 जूते उस साइज के अवेलेबल थे। और आ, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे ये रूल लगाया हुआ था कि जब तक 10 से 10 या 10 से ज्यादा जूते हों तो आपने इसको 500 पे करना है, जो कि इसकी बेस प्राइसिंग है। और जैसी वॉल्यूम कम हो तो आपने इसको 10% के प्रीमियम कर देना है, ताकि, क्योंकि अब जो है वो सप्लाई और डिमांड में, डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई है। तो सप्लाई डिमांड के एल्गोरिथमिक रूल्स लगे होते हैं जिसके मुताबिक वो उसको लेट्स से बेस प्राइस को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो वो इसे कहा जाता है डायनामिक प्राइसिंग। ये एक अगली स्लाइड है जिसमें मैं इसको फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी प्राइसिंग एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे इस प्राइस वाटरफॉल स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया कि अब अगर ये वाली जो एग्जांपल है जिसमें मैंने जूते की एग्जांपल दी, उनको पता है कि उनकी जूते की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और मिनिमम प्राइस वो क्या कर सकते हैं। और उसके मुताबिक वो अपने रूल्स डिफाइन कर देते हैं कि मिनिमम प्राइस इतनी होनी चाहिए और उससे ज्यादा प्राइस इतनी होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्राइसिंग की डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, आपकी वैल्यू चेन के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, ताकि आपको अपनी मिनिमम बेस प्राइस पता हो और उसके मुताबिक फिर आप प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कर सकें। जी। जी जोहेब। मुस्कान, सर जोहेब का कोई क्वेश्चन है? जी जी। सर जो है आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये डॉक्टर रिजवान हमारे साथ हैं सर, आप अगर शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं यहाँ सिलिकॉन वैली बे एरिया में होता हूँ। मेरा ताल्लुक आईकोट जी, गुरु के मैनेजमेंट से है। तो मैं और डॉक्टर जफर हमने ये शुरू किया था आईकोट गुरु आज तो तकरीबन 5 साल पहले। सो सर, मैं आई वांटेड टू रियली थैंक यू। आपका आपने टाइम निकाला, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं आप, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम तो इंजीनियर्स हैं, हमें इस पैराडाइम का नहीं पता, क्योंकि हम तो चीजों पे काम करते हैं। जो सेल्स टीम्स आगे उस चीज को सेल्स में लेके जाती हैं, उसकी प्राइसिंग कैसे तय करती हैं। सो इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग टॉपिक सर। मैंने तो एक चीज पूछनी थी कि अब हम जो देखते हैं कि प्राइसिंग में ना दो मॉडल्स आ गए हैं। एक तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स आ रहे हैं कि हम
किसी शॉप से चीज लेते हैं तो वो कहते हैं आप हमारे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो आप तभी ले सकते हैं, या हम आपको चीजें थोड़ी सी सस्ती देंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लें, हमारी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन हैं। यूएस में ये चीज काफी कॉमन हो गई है कि बड़ी बड़ी फर्म्स इस तरह की काम कर रही हैं कि वो आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल देती हैं। कुछ तो नेटफ्लिक्स टाइप है कि है ही सब्सक्रिप्शन बेस्ड, कुछ है कि आप सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे नहीं तो आप वहां से कुछ चीज ले नहीं सकते। तो इस मॉडल को आप प्राइसिंग में सर किस तरह आप इसको रिलेट करते हैं? ये जो 4 Ps हैं, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल इसमें किस तरह इनकॉर्पोरेट होते हैं सर? जी, अब देखें, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें इतने लोग इकट्ठे होते हैं। तो दिस इज़ ग्रेट एंड अल्लाह ताला आपको इसमें और बरकत दे। एंड यू हैव अ ग्रेट क्वेश्चन। तो देखें, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, सब्सक्रिप्शन का बेसिक मकसद ये है कि आप रिकरिंग बेसिस पे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो रिकरिंग बेसिस पे ये है कि कोला की एग्जांपल में आपने वन टाइम ट्रांजैक्शन थी कि आप काउंटर पे गए, आपने कोला ले लिया और आपकी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। लेकिन अगर आप उसी कोला को सब्सक्रिप्शन के मॉडल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपने उसकी सर्विस को बार बार देना है। तो लेट्स से आपकी प्रोडक्ट टीम ने ये आइडेंटिफाई किया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रोजाना शाम को 5 बजे एक कोला की बेवरेज उनको अगर मिल जाए तो दे आर वेरी हैप्पी, और वो उनकी एक नीड है और वो खरीदते भी हैं, और वो उनकी वीकली ग्रोसरी का एक एलिमेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि जी, इसकी बजाय हम ये करें कि वो आ, अपनी वीकली ग्रोसरी में जाएं, कभी भूल जाते हैं, तो हम एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें उनको वीकली बेसिस पे या उनको मंथली बेसिस पे फॉर ए सर्टेन प्राइस, तो लेट्स से कि उन्होंने 30 बोतलें कंज्यूम करनी है एट द कॉस्ट ऑफ 100, ठीक है, तो 3,000 रुपए की उनका मंथली खर्चा है। तो हम ये करते हैं कि हम उनको बजाय इसके कि वो 3,000 दें, हम उनको वो 2500 पे 30 बोतलें दे देंगे, लेकिन शर्त ये है कि उन्होंने हमें मंथली उसको सब्सक्राइब करना है, हमें पहले पैसे दे देने हैं और वो उनके घर पे हर दिन एक बोतल पहुंच जाएगी। इसमें इस एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन में आपकी जो प्राइसिंग है वो बेसिकली आपने ये देखा, इस अगर मैं इसी केस को एक्सप्लेन करूं, आपके पास अपफ्रंट रेवेन्यू आ गया। So instead of having the uncertainty, you traded that uncertainty with a lower price but a guaranteed revenue for a month। और उसमें फिर आपने उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, और उस डिस्काउंट में यू मेड श्योर कि वो जो पेमेंट है वो अपफ्रंट हो, जिसकी वजह से आप अपनी प्रोडक्ट को अपफ्रंट फाइनेंस कर सकें। तो इसमें ये जो ट्रेड ऑफ है वो ये है कि क्या आप अनसर्टेनिटी के साथ रह सकते हैं एंड गो विद अ हायर प्राइस बट विदाउट अ सब्सक्रिप्शन, और यू कैन गो विद अ लोअर प्राइस। और सो इट्स अ वे ऑफ इंश्योरिंग रिकरिंग रेवेन्यू, और फिर उसमें प्राइसिंग अप्रोचेस अडॉप्ट की जाती हैं। ये बहुत प्रेवलेंट है टेलीकॉम में, मेरी इंडस्ट्री में, जिसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसेस हैं। टेक्नोलॉजी में यूट्यूब यूट्यूब प्रीमियम जो है वो भी अब सब्सक्रिप्शन बेस पे चला गया, जिसमें अगर यूट्यूब प्रीमियम की एग्जांपल लें तो उसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करने के लिए लोगों को एड्स डिस्प्ले किए जाते हैं। तो यू हैव अ चॉइस कि क्या आप एड फ्री एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, लेकिन जब एड फ्री एक्सपीरियंस लेंगे तो गूगल या जो यूट्यूब है उनको जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यू हैव टू, वो आप एक सब्सक्रिप्शन फीस है जो कि उन्होंने डिटरमिन की है कि सऊदी के केस में अराउंड 50 रियाल्स पर मंथ। तो वो आप अगर आप वो पे कर देते हैं तो जो उनका लॉस ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो कॉम्पेंसेट हो जाता है, एंड यू कैन हैव एन एड फ्री एक्सपीरियंस। थैंक डॉक्टर यू साहब, सर, आई होप थैंक आई यू। आंसर्ड नहीं योर नहीं, आपने क्वेश्चन। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया यार। नहीं नहीं, दैट्स वेरी क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्राइस वाटरफॉल की स्लाइड मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आप लोगों की जो
आई अंडरस्टैंड क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑडियंस है। साइंस ऑफ प्राइसिंग या द प्राइसिंग इन बिजनेस, आप उसको उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने डेटा को नहीं समझते। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन किया, आपको अपना प्राइस वाटरफॉल समझना है। आपने देखना है कि आपके डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या हैं, आपने विजुअली उनको देखना है। ये सारी चीजें आप उस वक्त तक नहीं देख सकते जब तक आपके पास इंटरनल डेटा ना हो, आपके पास एक्सटर्नल डेटा ना हो, उसको आप एक पैकेज में इकट्ठा कर सकें, डिफरेंट एलिमेंट्स को स्लाइस एंड डाइस कर सकें, ठीक है, और फिर आप उसके बेसिस पे सिमुलेशंस रन कर सकें और मॉडलिंग कर सकें। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। इंटरनल डेटा हमारे पास बहुत सारा होता है। किसी भी कंपनी में आप काम करें, आपके पास, आप लोग जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, यू विल सी कि हर कंपनी में लॉट ऑफ इंटरनल डेटा होगा। कि जो सबसे अहम डेटा है जो कि हर कंपनी में एग्जिस्ट करता है, कि सेल्स पर्सन टू सेल्स पर्सन, लेट्स से सेल्स पर्सन वन, उसने कितना वॉल्यूम बेचा है, एट व्हाट प्राइस, उस किस महीने में बेचा है, किस डेट को कितना बेचा है, किस वीक में कितनी उसकी परफॉर्मेंस थी। सो सेल्स डिस्काउंट से रिलेटेड, सेल्स परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा, दिस इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स, अगर एक बी टू बी कंपनी है और उस बी टू बी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स क्या उसके नतीजे में प्राइस बढ़ती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स 100% होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स 90% होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का रेट क्या है। हर सेल्स पर्सन, उस सेल लेट्स से कि सेल्स पर्सन वन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स में क्या प्राइस डिस्काउंट दिया जाता है या प्राइस इंक्रीज होता है। प्राइस इलास्टिसिटी का डेटा, कि जब भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पहली स्लाइड में, कि आपने प्राइस बढ़ाई, वॉल्यूम कम हो गया, प्राइस गिराई, वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। ये आपके पास हिस्टोरिकल डेटा कंपनीज में होता है। कंपनीज को पता होता है कि जी प्राइस मूव हुई तो वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट आया, और उसमें आप उसको प्लॉट कर सकते हैं कि जी कितनी प्राइस मूव जो है उसकी वजह से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने रुपए की या कितने परसेंट की प्राइस मूव करें तो हमारे पास ये इम्पैक्ट आ जाता है। फिर आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल डेटा है कि कोला कंपनी है, कोला कंपनी ने मूव किया और कंपेटिटर, उन्होंने प्राइस इंक्रीज की और कंपेटिटर ने भी प्राइस इंक्रीज कर दी। तो यू हैव अ डेटा पॉइंट कि जी हम प्राइस बढ़ाएंगे तो कंपेटिटर भी बढ़ा देगा, आपने नहीं बढ़ाई, उसने उधर ही रखी, आपके पास ये डेटा भी है, तो आप उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपेटिटर का आपका मार्केट शेयर क्या है आज। दोनों कंपनीज, कोला कंपनी वन, कोला कंपनी टू, दोनों को 20 साल हो गए इस और इस इंडस्ट्री में। कोला कंपनी वन का शेयर 20% है, कोला कंपनी टू का 30% है। दोनों ने एक ही टाइम पे शुरू किया। ये एक अहम इंफॉर्मेशन है। पास्ट प्राइस मूव्स में क्या हुआ, आपने प्राइस मूव की, क्या दूसरी कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया, नहीं रिस्पॉन्ड किया तो क्यों नहीं किया, क्या तीसरी कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया जब आपने पास्ट प्राइस मूव की, क्या कोई नई कंपनी तो नहीं आ गई। ये सारा डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सारों को देखना, इकट्ठे देखना, जो कि आजकल विद डेटा साइंस की एनहांसमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिसमें आप ह्यूज डेटा सेट्स को कंबाइन कर सकते हैं और उनसे इंसाइट्स निकाल सकते हैं, वो इट हैज रियली हेल्प्ड। फिर इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा की बेसिस पे आप डिफरेंट सिमुलेशंस कर सकते हैं। तो लेट्स से आप डेटा साइंटिस्ट हैं कंपनी में, आपने अपनी कंपनी को इंटरनल डेटा एक्सटर्नल डेटा को अच्छी तरह से ब्लेंड करके क्लीन डेटा सेट बना दिया, उसके बेसिस पे डैशबोर्ड्स बना दिए, उसकी बेसिस पे डिफरेंट इंसाइट्स जनरेट कर दी, और वो डेटा जो है वो आपकी मार्केटिंग टीम के पास पहुंच गया। जस्ट रिमेंबर कि मार्केटिंग टीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग टीम के पास डेटा पहुंचा, उन्होंने उस डेटा, और ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा की जो डेटा को रेडी करना है, इसमें भी मार्केटिंग टीम आपके साथ काम करेगी। वो अपनी डिमांड्स आपको देंगे, आप उसके बेसिस पे उनको हेल्प करेंगे। टेक्नोलॉजी टीम ने डेटा तैयार करके दिया, या आजकल तो डेटा साइंस की सेपरेट टीम्स हैं। फिर मार्केटिंग टीम ने इस डेटा की बेसिस पे ये देखा, गेम थ्योरी, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड गेम थ्योरी, जिसमें आप देखते हैं कि
अगर मैं ये मूव करूंगा तो कॉम्पिटिटर क्या मूव करेगा। गेम थ्योरी को यूज किया जाता है जिसकी बेसिस जिससे आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कंपेटिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग की जाती है कि जी मैं इतना अगर इतनी, so let's say by 10% of price increase, how much of my volume will decline, और उसकी बेसिस पे मेरी कंपनी की प्रॉफिट्स पे क्या फर्क आएगा। डिफरेंट सिनेरियोस टेस्ट किए जाते हैं। फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। आप देखते हैं कि आ, आपने प्राइस बढ़ाई, ठीक है, आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी कंपनी का रेवेन्यू एनहांसमेंट, ये सारी कंडीशंस हैं। लेकिन इससे आप प्राइस से बहुत सारे सिग्नल्स भी देते हैं मार्केट को। अगर आपने आपकी प्रोडक्ट आज 100 रुपए की थी, आपने 300 रुपए कर दिया उस प्रोडक्ट को, विदाउट डूइंग एनीथिंग ऑन द प्रोडक्ट साइड। आपने ना प्रोडक्ट की फीचर्स को चेंज किया, ना आपने कस्टमर्स के लिए कोई एडिशनल वैल्यू की, तो ये 100 से 300 की मूव जो है ये नॉन सीरियस मूव समझी जाएगी। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं वो डिसअपॉइंटेड होंगे, वो उनको सिग्नल जाएगा कि ये कंपनी जो है ये हमें सीरियसली नहीं ले रही और ये हमारी नीड्स को नहीं समझती। लेकिन अगर आपने, उस कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट को एनहांस किया, पैकेजिंग को इम्प्रूव किया, इंग्रेडिएंट्स को इम्प्रूव किया, उसमें उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इम्प्रूव किया, सब्सक्रिप्शन मॉडल को लेकर आए, और एक नई प्रोडक्ट की बेसिस पे उन्होंने अपनी प्राइस को बढ़ा दिया, तो उससे सिग्नल जाएगा कि जी कंपनी इज चेंजिंग। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स को सिग्नल जाएगा। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि जो प्राइस मूव आपने प्लान की हुई है उसे मार्केट को सिग्नल क्या जा रहे हैं, क्या इसके नतीजे में। तो लेट्स से एक कंपनी है, वो डोमिनेंट उनके पास मार्केट शेयर है। लेट्स से मोबाइल फोन्स में आईफोन है, ठीक है, और बेवरेजेस में कोका कोला है, ठीक है, एयरलाइंस में लेट्स एमिरेट्स है। उन्होंने अपनी प्राइस पर एवरेज प्राइस 10% से बढ़ा दी। तो जैसे आईफोन ने इन आई थिंक आफ्टर आईफोन 10, जब उन्होंने बड़े हैंडसेट्स लॉन्च किए तो उन्होंने जो अपनी एवरेज प्राइस है वो $500 से $800-900 के करीब प्रीमियम सेट्स की ले गए। उसके नतीजे में क्या हुआ कि पूरी इंडस्ट्री की मार्केट जो प्राइस कर्व है वो ऊपर चली गई। तो पहले ये वाले जो प्राइस हैंडसेट्स थे जिनकी कीमत $800-900 के करीब होती थी, ये बहुत थोड़े होते थे। लेकिन चूंकि कंपेटिटर ने मूव, जो मार्केट की डोमिनेंट प्लेयर ने मूव किया, तो प्राइस कर्व जो है वो हायर हायर प्राइस पॉइंट पे चली गई। पूरी इंडस्ट्री की प्राइस जो है वो हायर हो गई। तो ये सारी चीजें आप डेटा की बेसिस पे और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की बेसिस पे एक प्राइसिंग टीम जो है वो डिसाइड करती है कि हमने प्राइस को कैसे करना है। बट विदाउट डेटा दे कैन नॉट मूव। जी सुमैया, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू सर फॉर द सेशन। सर मेरा एक क्वेश्चन है और वो ये है कि पहले तो सबसे पहले तो जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सब यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऑडियंस मौजूद है, तो सर हमारे लिए जो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है, क्या यही एक बेस्ट मॉडल है? लाइक आपके नज़दीक जो है, आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर तो हमने इस डायरेक्शन पे जाना है तो हमें किस तरह के मॉडल को यूज़ करना चाहिए? एक तो वाटरफॉल मॉडल के बारे में आप शेयर कर रहे थे, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है। जैसे आपने यूट्यूब की भी एग्जांपल दी कि आप उसने भी मोनेटाइजेशन अपने लिए जो है जो की है, तो वो साइड पे जा रहे हैं। सो व्हाट शुड बी द बेस्ट वन फॉर अस? एक तो ये क्वेश्चन है मेरा। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने वैल्यू एडिशन की बात की ना, तो ऑब्वियसली बीइंग फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो यूएस में हैं या इंटरनेशनल मार्केट है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक कम्पिटिटिव मार्केट होती है, और वैल्यू एडिशन के बगैर जो है ये लॉजिकल नहीं होता कि हम प्राइस को अचानक से चेंज कर दें विद द सेम फीचर्स एंड द प्रोडक्ट। लेकिन सर पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि प्राइस जो है ना वो हो जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी लो हो जाती है।
मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान नाउअडेज गिवन द इकोनॉमिकल सिचुएशन, कि प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस कर दी जाती है और उसकी जो है वो प्राइस भी इंक्रीज कर दी जाती है। और अगर हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो उधर हम ये कैसे वो करेंगे, मतलब वैल्यू एडिशन करके तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और जबकि जो कंपटीटर है उसने क्या किया है कि उसने जो है ऑब्वियसली उससे जो इंग्रेडिएंट्स जो प्रोडक्ट जो चीज की है, तो उसकी जो रॉ मटेरियल है जो चीजें उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो उसने उसी के मुताबिक ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसी के ही अंदर उसने जैसे $100 था तो 200 कर दिया, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू एडिशन, गिवन दैट के रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो गई है। अब इस सिचुएशन में हम जो है कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, तो सर ये मेरे 2 क्वेश्चन से, अगर आप काइंडली आंसर कर दे, थैंक यू सो मच। जहां तक आपने पहला सवाल आपका है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल वर्सेस एक ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ प्राइसिंग, सो दिस इज बेसिकली, आई थिंक योर क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है तो व्हाट इज, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में आजकल लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल को पुश कर रहे हैं। देखें, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ऑफ प्राइसिंग या सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, वो सबसे जो अहम चीज है समझने की वो ये है कि कोई भी बिजनेस मॉडल, इट हैज टू कॉरेस्पॉन्ड टू या इट हैज टू मीट कस्टमर्स नीड्स। अगर आपकी कस्टमर की नीड किसी तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल फुलफिल करता है तो यू हैव टू गो फॉर इट। लेकिन अगर आपकी कस्टमर की नीड नहीं है सब्सक्रिप्शन की और आप उसको सब्सक्रिप्शन फोर्स करेंगे तो वो नहीं हो सकता। देयर इज एन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस हमारे इस कॉन्सेप्ट से हट के, जिसे प्रोडक्ट मार्केट फिट कहा जाता है, कि मार्केट की नीड्स और प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं उनको फिट होना चाहिए, उनको दे हैव टू कम टुगेदर। अब आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन किस चीज में की जाती है? सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि आप कस्टमर को लॉक इन करना चाहते हैं एक कंटिन्यूअस रेवेन्यू में, कि वो हर महीने एक रेवेन्यू दे। फॉर एग्जांपल, क्लब की सर्विस है, आप एक, लेट्स से स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब में आप चाहते हैं, स्पोर्ट्स क्लब वाले आपको कहते हैं कि जी अगर आप एक सेशन लेना चाहते हैं 500 रुपये दे दें, लेकिन अगर आप एक महीने की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 20 सेशंस के पैसे देने पड़ेंगे और आप जो है वो 10,000 रुपये महीने के दे दें, तो इंस्टेड ऑफ 15,000 यू हैव। तो बेसिकली इस केस में उन्होंने आपको एक वैल्यू दी और वो ये है कि यू गिव मी मोर प्रिडिक्टेबल मंथली लेट्स से रेवेन्यू, और मैं आपको पर सेशन जो है वो आपकी कॉस्ट कम कर दूंगा एंड यू कैन कम एट एनी टाइम। तो कस्टमर की नीड थी कि वो लोअर प्राइस पर सेशन चाहता था, लेकिन एट द सेम टाइम जो क्लब का ओनर है या जो क्लब की ऑर्गेनाइजेशन है, दे वांटेड टू हैव अ गारंटीड रेवेन्यू फॉर पर मंथ। तो उन्होंने दोनों ऑप्शंस दे दी कि जी अगर आप वन ट्रांजैक्शन करना चाहें तो प्राइस हाई होगी, लेकिन अगर आप मंथली लॉक इन करना चाहते हैं तो हम आपको प्राइस जो है वो ज्यादा बेहतर दे देंगे। तो देर वॉज अ वैल्यू डेट वॉज डिलीवर्ड बाय द कस्टमर। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें ट्रांजैक्शनल नेचर जो है वो पॉसिबल नहीं है और उसको आप लेट्स से सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं कर सकते। तो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू सब्सक्रिप्शन यू हैव टू सी कि जी क्या उस प्रोडक्ट मार्केट फिट में सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। जहां तक दूसरी बात है कि जी पाकिस्तान में लोग प्रोडक्ट्स को क्वालिटी गिरा देते हैं और प्राइस फिर भी बढ़ा देते हैं, वो देखें, वो एक, पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू अ डिफिकल्ट फेज इन पास्ट 2-3 ईयर जहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी और उसमें बिजनेसेस क्राइसिस मोड में थे एंड दे एवरीबडी एक्सेप्टेड कि जी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसमें भी देखें, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने इस मौके से फायदा उठाया और मार्केट शेयर जो है वो इमेंसली ग्रैब किया। एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, लेयर्स लेयर्स बेकरी इन इस्लामाबाद और मेरे ख्याल लाहौर में भी है। उन्होंने, दे हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट और कंपेटिटिव प्राइसिंग। उन्होंने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने अपना जो मार्केट शेयर है उसको गेन करते गए। हाउएवर उन्होंने एक चीज पे मेहनत की है जो कि ये है कि उन्होंने अपनी सप्लाई चेन कॉस्ट एट वेरी इफेक्टिव प्राइसेस या एट इफेक्टिव कॉस्ट उन्होंने अपने सप्लाईज को इंश्योर किया ताकि वो एक कंपेटिटिव, लेकिन उससे उसके नतीजे में ये हुआ कि उनका मार्केट शेयर जो है वो इमेंसली इंक्रीज हो गया। सो देयर इज
आई थिंक इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि जी आपके बिजनेस या उस बिजनेस का विजन क्या है और उसके मुताबिक वो कैसे चलना चाहते हैं। आई होप सुमैया मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया। यस सर, थैंक यू सो मच। सेशन के शुरू में कुछ लोगों ने बात की थी ई कॉमर्स प्राइसिंग की, ऑनलाइन प्राइसिंग की। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। हम इस जमाने में रह रहे हैं या इस वक्त में हैं जहां इट्स ऑल अबाउट डायनामिक प्राइसिंग। और इसकी ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां हमने ह्यूज डेटा सेट से इंसाइट्स इन एन ऑटोमेटेड फैशन इवन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, और ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमें आउटकम्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि सो लेट्स से सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें डेटा की बेसिस पे इंसाइट्स और एक्शनेबल एक्शन जो हैं वो ऑटोमेटेड तरीके से आपको मिल जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सी नई ऐसी चीजें पॉसिबल हो चुकी हैं जो कि पहले नहीं थी। तो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अमेजोन और जितने भी ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी प्राइसिंग। आप जाएं, आप वहाँ कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो अमेजोन पे या किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, सबसे जो अहम चीज़ है वो उन सारे प्लेटफॉर्म्स में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन हैं। वो आपके डेटा को, आपकी आपका बिहेवियर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड योर बिहेवियर आउटसाइड ऑफ द प्लेटफॉर्म, उसके बेसिस पे इंसाइट जनरेट करते हैं और आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेकमेंड करते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक प्राइसिंग। अगर वो समझते हैं कि आप एक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको स्पेसिफिक डिस्काउंट भी ऑफर किए जाते हैं जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलते। एयरलाइंस जो हैं, एयरलाइंस में आपको पता है कि लेट्स से एक जहाज जा रहा है लाहौर से कराची, उसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी है। तो आप स्पेसिफिक एयरलाइन के केस में आपके पास एक स्पेसिफिक केस है कि आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी है। तो जहाज ने जाना ही जाना है उस टाइम पे, चाहे उसमें 10 सीटें बुक हुई हों या चाहे 400 हुई हों। अब अगर लेट से जहाज में ज्यादा बुकिंग नहीं हो रही तो वो प्राइस गिर जाएगी। अगर जहाज की कैपेसिटी 80% हो गई है, अब जो भी लोग आना चाहते हैं वो उसको सीट जो है वो महंगी मिलेगी। ठीक है, तो एयरलाइन जो है वो अपनी प्राइस को उन्होंने रियल टाइम किया हुआ, उनकी प्राइस पर सीट जो है वो फिक्स नहीं है। यही एग्जांपल एयर होटल्स में है जहां उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी जो है वो भी वंस इट इज गॉन देन इट इज गॉन। लेट्स से एयरलाइन एक दफा जहाज उड़ गया, लाहौर से गया, कराची पहुंच गया, तो फिर उसके बाद उस सीट को आप दोबारा से नहीं बेच सकते। होटल्स के केस में भी जो नाइट खाली चली गई, इट कैन नॉट कम बैक, यू कैन नॉट हैव दैट रेवेन्यू अगेन। कोला की बोतल आज नहीं बिकी कल तो बिक जाएगी, तो उसके केस में प्राइसिंग डिसीजन डिफरेंट होगा। लेकिन एयरलाइंस के केस में आपकी रियल टाइम प्राइसिंग और डेटा ड्रिवन प्राइसिंग की अहमियत बहुत ज्यादा है। प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ बैड वर्ड, लेकिन इन केस ऑफ प्राइसिंग इट मींस अ स्मार्ट स्मार्ट वे और स्मार्ट अप्रोच टू बिजनेस। सो टेलीकॉम्स, बैंक्स, वो अपनी प्राइस को डिफरेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, प्राइस इन लाहौर वर्सेस प्राइस इन गोजरा डिफरेंट होगी, क्योंकि लेट्स से गोजरा में लेट्स से एक टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क खाली है, वहाँ ज़्यादा डिमांड नहीं है, कॉम्पिटिटर जो है वो ज़्यादा, उसकी पोजीशन स्ट्रांग है। लाहौर में उस कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है, नेटवर्क जो है वो फुली ऑक्युपाइड है, तो आप नहीं चाहते कि ज़्यादा कस्टमर्स आएँ। आप जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको प्राइस, आप उनको अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आप प्राइस गोजरा में डिफरेंट करेंगे, लाहौर में डिफरेंट करेंगे, क्योंकि दोनों जगहों की डिफरेंट इन नेचर डिफरेंट है। अब पहले डायनामिक प्राइसिंग है, आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, आप रियल टाइम प्राइसिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डेटा है। आप प्राइसिंग
अप्रोचेस को स्मार्ट कर सकते हैं, क्लिनिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, हर कस्टमर के लिए प्राइस डिफरेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से, और ये सारा कुछ पॉसिबल है हमारे डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, जो कि जिस मुसलसल एनहांसमेंट हो रही है। पहले आप कोला की वॉर्स जो हैं, प्राइस वॉर्स, वो बहुत मशहूर है। पेप्सी ने अपनी मार्केट शेयर गेन करने के लिए कीमत गिराई, कोक ने भी गिरा दी, एंड इट वेंट ऑन एंड इट वेंट ऑन। आखिर में दोनों कंपनीज को लगा कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो फिर उन्होंने रुक गए। लेकिन आज आज के दौर में, ड्यू टू डेटा साइंस और एआई लेड इंटरवेंशन, अब आप जो है वो प्राइस वॉर्स को अवॉइड कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि लेट्स से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी टेलीकॉम कंपनी की, आपने सिर्फ गोजरा में प्राइस गिराई और लाहौर में नहीं की। दूसरी कंपनी को सिग्नल चला गया कि ये सिर्फ इंटरेस्टेड है गोजरा में, और ये हर जगह प्राइस वॉर नहीं करना चाहते। तो वो कंपनी जो है वो, दे विल ऑल्सो गेट दैट मैसेज और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दे विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन गोजरा बट नॉट इन लाहौर। तो उसकी वजह से प्राइस वॉर्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसकी वजह से बेटर कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो टेलीकॉम कंपनी जो है वो, इसी एग्जांपल में जो मैंने दी, वो उसने अपना इंटेंट क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया, बिकॉज दे वर एबल टू डू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये जो सो हम ये जो आप लोगों की, हमारे जो टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी में स्पेशली आर एबिलिटी टू गैदर इनसाइट्स फ्रॉम डेटा एंड इन अ प्रेडिक्टिव मैनर एंड ऑल्सो इन अ नॉन प्रेडिक्टिव मैनर, जिसकी वजह से हम डिफरेंट तरह की प्राइसिंग अप्रोचेस कर सकते हैं। यहाँ कोई सवाल जी? आई थिंक वी आर रनिंग ओवर टाइम। सो अगर लेट किसी मी जस्ट गो पार्टिसिपेंट टू का द कोई कंक्लूडिंग क्वेश्चन है स्लाइड। तो आप पूछ लें सर से। जी, तो प्राइसिंग इज अ, तो जो मेरी कंक्लूडिंग थॉट्स हैं मैं आपसे शेयर कर लूँ। प्राइसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पी ऑफ मार्केटिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द लीस्ट अंडरस्टूड। हम इसको पूरी तरह से नहीं समझते, क्योंकि इसमें इसकी जो अहमियत है वो न सिर्फ आपकी क्योंकि इसकी एक मूव जो है प्राइस के ऊपर, एक मूव, स्पेशली ऐसी कंपनियां जहां एक डोमिनेंट प्रोडक्ट हो, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। तो इसलिए इसको समझना और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वी हैव सीन के काफी जगहों पे इसकी कमी है, लोग नहीं समझते। अब जो प्राइस का एडवांटेज है, अगर आप अपनी प्राइस की बेसिस पे आप अपनी कंपनी का रेवेन्यू एनहांस कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस कर सकते हैं, उसको आप, अगर आपके पास राइट प्राइसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राइट प्राइसिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, और आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजिक इंटेंट हो, यानी आपकी कंपनी का इरादा हो कि वो प्राइस को एज अ स्ट्रेटेजिक लेवर यूज करना चाहें, तो प्राइसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? ये इसमें आप लोग हैं, इसमें टेक्नोलॉजी के जो हमारे चैंपियंस हैं, डेटा एनालिटिक्स, वैल्यू चेन के ऑटोमेशन, स्पेशलाइज्ड प्राइसिंग टूल्स हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्राइसिंग टूल्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं जिनकी ग्लोबल रीच है, जो मुसलसल एनहांस कर रहे हैं प्राइसिंग टूल्स को। तो ये पूरे जो प्राइसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, आ, इसके बगैर आप प्राइसिंग का एडवांटेज नहीं ले सकते। प्राइसिंग एज अ डिसिप्लिन गुज़श्ता 2 दहाइयों में ये एक की स्किल बन चुकी है, जिसमें न सिर्फ बिजनेस के लोग, बल्कि इसमें आपके टेक्नोलॉजी के लोग जो डेटा को समझते हैं और उस डेटा को प्राइसिंग के लेंस से देख सकते हैं, उनकी स्किल जो है दे आर हाई इन डिमांड। ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस को भी समझते हैं और टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। क्योंकि जब हमने प्राइसिंग का काम शुरू किया आज से 20 साल पहले, तो उस टाइम टेक्नोलॉजी वॉज जस्ट अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग बेस डेटा, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है वो एनेबलर है। तो आज प्राइसिंग एल्गोरिदम्स अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं।
वो एल्गोरिदम जो हैं वो ऐसे लोग जो कि बिजनेस को भी जानते हैं और टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, वो उन एल्गोरिदम्स को ट्वीट ट्वीक करते हैं, उनको डिजाइन करते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि बिजनेस साइड को भी समझें और डेटा को भी समझें, ऐसे लोग जो हैं वो फ्यूचर के प्राइसिंग प्रोफेशनल्स हैं। और आई विल लाइक यू टू, क्या अपने कैरियर मूव में इसको भी जहन में रखें कि यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू दिस नीश डोमेन। ये एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, और विद राइट focus, we can have, maybe, tomorrow we can have a lot of pricing professionals from this room, inshallah, as well. So this brings me to end of presentation. Thank you very much. कोई सवाल हो तो I think the room is open. जी मैम सुमैया, आप आपका क्वेश्चन पूछिए। जी सर, डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से एक क्वेश्चन है कि लेट्स से दैट कि कोई नया डिजिटल प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, तो इनिशियली हम बहुत ज़्यादा आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स है, बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोग इस साइड पे काम कर रहे हैं। तो लेट्स से दैट कि इनिशियली हम एक डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको हम लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग का, उसकी वैल्यू का उस तरीके से हम वो एनालिसिस नहीं कर सकते, इवन दो वी हैव द डेटा। बट वही बात है कि लेट्स से दैट के इफ हम न्यू कमर्स हैं या फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, बेशक हमारा एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन एक डिजिटल प्रोडक्ट उसको जो हम शुरू में लॉन्च करते हैं तो हमारी ऑडियंस जो है वो कम होगी, उसको ग्रैब करना होगा। तो इज इट अ गुड मूव के इनिशियली उस प्रोडक्ट को फ्रीली जो है वो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको लॉन्च किया जाए, उसमें कुछ लोग जो हैं उसका हिस्सा बने, उस प्रोडक्ट को यूज करें, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके तो उसी प्रोडक्ट के अंदर जो है प्राइसिंग को ऐड किया जाए। मतलब इनिशियली जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाए, फिर उसको $1 $5 विद रिस्पेक्ट टू के ऑडियंस किस तरीके से बिहेव करती है, प्रोडक्ट जो है वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और अगर ऑडियंस के एक पॉजिटिव फीडबैक आना शुरू हो जाता है कि अच्छा हाँ ये प्रोडक्ट जो है एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, और इनिशियली इसकी प्राइस जो थी वो कम थी नहीं थी, और ऐसे से करके उसकी प्राइस को लॉन्च किया जा रहा है, सो इज दिस अ गुड थिंग टू डू दैट? आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करते हैं? थैंक यू सो मच। जी, गुड क्वेश्चन। देखें, सुमैया, जो फ्री ट्रायल है वो हमेशा इज अ गुड स्ट्रेटजी टू टू लेट पीपल ट्रायल योर प्रोडक्ट, और उसके बेसिस पे लोग उम्मीद करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को करेंगे। तो इसमें एग्जांपल, जैसे अगर आप जाएं सुपर मार्केट्स में तो आप देखेंगे कि डिफरेंट फूड कंपनीज अपनी प्रोडक्ट को ट्राई कराती हैं, फ्री में देते हैं, फ्री सैंपल्स देते हैं। डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स को फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो फ्री सैम्पलिंग करते हैं। तो फ्री सैम्पलिंग हमेशा से की जाती है। और लेकिन जहां तक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की ताल्लुक है या डिजिटल प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी फूड कंपनीज की, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, वो फ्री सैम्पलिंग करते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि अगर उन्होंने प्रोडक्ट बेचनी है तो कितने पे बेचनी है। हमारे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में अनफॉर्चुनेटली बहुत सी लोग ये करते हैं कि वो, उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि उनकी प्रोडक्ट या उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। और उस चूंकि वो मेहनत नहीं करते कि वो अपनी प्रोडक्ट को समझें या अपनी प्रोडक्ट की पूरी लैंडस्केप को समझें, तो वो एक आसान रास्ता निकालते हैं कि जी हम फ्री सैम्पलिंग करते हैं। लेकिन फिर उसकी वजह से उनका रोड मैप क्लियर नहीं होता, और वो फिर दे फॉल इनटू ट्रैप। उनको समझ नहीं आती कि हमने किस स्टेज पे जाके मोनेटाइजेशन करनी है। कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स या अक्सर डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यूट्यूब का एग्जांपल दिया या गूगल का, इन सब का बिजनेस मॉडल ये था कि वी विल क्रिएट a huge लेट्स यूजर बेस। हमें लोग यूज करेंगे, और जब वो हमें लोग यूज करेंगे तो हम उसके बेसिस पे एक इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, और उससे थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू द इमेंस डेटा दैट वी हैव, वी विल बी एबल टू मोनेटाइज इट इन सम हाउ। तो दे वर वेरी क्लियर कि हमें अभी क्लियर, अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम इसमें एक कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं, और इसलिए हम इसको फ्री लेके चलेंगे। तो ये आपके पास, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रायल फ्री है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल किन लोगों को दिया जा रहा है, उसके बाद क्या प्राइस होगी, कितनी देर का ट्रायल का पीरियड है, क्या ये ट्रायल इंडेफिनिट होगा, अगर इंडेफिनिट होगा तो क्यों इंडेफिनिट होगा।
फ्री ट्रायल शुड नॉट बी अ रीजन फॉर नॉट आंसरिंग द हार्ड क्वेश्चंस। आपने अपनी मार्केट को समझना है, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना है, अपनी प्रोडक्ट की रेवेन्यू के चैलेंजेस को समझना है, और उसके मुताबिक अपनी प्राइसिंग और रेवेन्यू की स्ट्रेटजी को बनाना है। लेकिन इट शुड नॉट बी अ रीजन फॉर अवॉइडिंग दोज क्वेश्चंस। सो मैम सुमैया, जी कोई फॉलोअप क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट। सर अब्दुल रहमान, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। First of all, very great session and very wonderful presentation. Sir, my question is that again, it is related to digital products. While setting a price for a digital product, how important is it to know the costing of it? Because obviously, once you capitalize the cost, then obviously you keep the margin and you keep the price according to it. So अगर इंडस्ट्री का एक सेट ऑफ रूल चल रहा है कि प्राइसिंग इस स्टैंडर्ड पे हो रही है, लेकिन वो हमारी कॉस्ट ही की वजह से वो प्राइस हम जो रखना चाह रहे हैं वो बढ़ रही है, तो हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन? अब देखिए, ये जो सबसे पहले जो है, आपने अपनी प्रोडक्ट को, आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की किसी डिजिटल प्रोडक्ट में, लेट्स से कि आपने 50 डेवलपर हायर किए, 6 महीने तक उनकी तनख्वाह दी, एक ऑफिस हायर किया, ये सारी आपकी इनिशियल कॉस्ट है जो कि आप रिकूप करना चाहेंगे। लेकिन आप उसको प्राइसिंग में नॉट नेसेसरीली आप कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी संक कॉस्ट है। चाहे आप प्रोडक्ट बेचें या ना बेचें, ये आपका खर्चा होना ही होना है। तो और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने हिंट किया उसमें, कि अगर मार्केट की प्राइस 100 है, और अगर आप उस अपनी कॉस्ट को, जो कि आपने 6 महीने उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे खर्चा किया, उसको रिकूप करना चाहें, तो आपकी प्राइस हो जाएगी 500। अब अगर आप 500 पे करेंगे तो आप उस चीज को बेच ही नहीं सकते। तो इस सूरत में जो राइट अप्रोच है वो ये कि जो मार्केट की प्राइस है, आप उस पे प्रोडक्ट को बेचना शुरू करें। और ये वाली जो आपकी कॉस्ट है, स्पेशली इन द केस ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपकी, आप इसको रिकवर करेंगे बाय हैविंग हायर वैल्यूएशन ऑफ योर कंपनी, नॉट थ्रू कस्टमर्स। आपने इनिशियली आपने ट्रैक्शन बिल्ड करनी है एट द राइट प्राइस, और इस कॉस्ट को, जो कि आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है, इसको आपने एज अ संक कॉस्ट लेके चलना है। यू शुड नॉट कंसिडर इट इन प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन कॉम्पिटिटर्स की या मार्केट की बेसिस पे होगा। जी, शाहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक टॉपिक चूज करके हमें गाइड किया। हमारा बिल्कुल भी इस फील्ड में जीरो नॉलेज है, लेकिन पिछले दिनों मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे एक दोस्त के कुछ बच्चे यूएस ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे टास्क दिया था कि आप अपने बच्चों के टिकट्स करवाने। तो वो इनिशियली हमने उससे पहले कर लिए थे, लेकिन बाद में ईरान इसराइल वो वार स्टार्ट हो गया और उसमें फ्लाइट्स जो है ना वो कैंसिल होना शुरू हो गई। और अनफॉर्चुनेटली वो भी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। और सडनली जब हमने न्यू फ्लाइट्स के लिए रेट चेक किए, तो फ्लाइट्स के जो रेट्स है वो 35 लाख तक जो है ना वो जंप कर चुके थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे सिनेरियो में ये इसके रेट इतनी सडनली इतनी जब हाई होते हैं, तो ये कि इसके पीछे कैसे एल्गोरिथम काम कर रहा होता है, और इतना हाई प्राइस जो है, तो ये अफोर्डेबल भी होता है सब कि नहीं? जी, तो देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया। एयरलाइन प्राइसिंग 100% ऑटोमेटेड हो चुकी है। आप ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें काफ़ी कम है। लेकिन जहाँ कहीं भी अ, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, उसमें दिस प्राइसिंग गोज टुवर्ड्स प्रिडेटरी प्राइसिंग। यानी वो जंगल का कानून बन जाता है, जिसको जो मिले। तो ये, अब उसमें ये कि वो कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशन है कि वॉर हो गई है, सिर्फ एक जहाज जा रहा है, उस जहाज पे 10 सीटें अवेलेबल हैं, तो अगर 10 लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो उन 10 लोग, अगर हम 35 लाख भी कर दें, तो वो जो है वो कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो लेट्स प्राइस इट एट 35।
3.5 million per seat and we'll have the right audience. तो वो एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है। अब क्या इसमें क्या ये राइट अप्रोच है या नहीं, वो एथिकल इश्यूज हैं इस तरह की प्राइसिंग अप्रोचेज में, इस तरह की एल्गोरिदमिक अप्रोच में। लेकिन आई थिंक फ्रॉम लेट्स प्योर कमर्शियल एंड फ्रॉम अ कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई वुड से कि एयरलाइंस को दे हैव टू बी कंसिडरेट एंड एथिकल कंसिडरेशंस को देखना चाहिए। और बहुत से लोग देखते भी हैं, लेकिन ये वाला केस आई डोंट नो किस एयरलाइन का था और क्यों ऐसा हुआ। लेकिन आई थिंक इन ऑल द एल्गोरिदम्स देयर इज आल्सो द मैक्सिमम विच इज आल्सो डिफाइंड, और उसको उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देते टू मेक श्योर कि वो बिल्कुल मतलब इस तरह की नॉन सेंसिकल किस्म की प्राइस ना जाए। थैंक यू सर। जी सर, असद आप जी अपना सर। क्वेश्चन कर। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी जी, आ जी रही है सर। आवाज। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक जनरल क्वेश्चन है, लाइक जो बिजनेसेस लोकल होते हैं उनके पास, जो अभी भी स्टार्ट हुए हैं, उनके पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है। तो आपने डाटा की इंपॉर्टेंस भी बताई कि आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। और उस टाइम हम प्राइसेस सेट करते हैं, तो उसमें लोकल बिजनेसेस को क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ डाटा। और आपने एक और बात बोली कि हम उनको लाइक ट्राई ट्राई करने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि परसेप्शन भी होता है। स्टार्ट में जो प्राइस सेट कर देते हैं तो वो कस्टमर के माइंड में परसेप्शन भी बैठ जाती है। जिस तरह आपने आईफोन की एग्जांपल दी है कि स्टार्ट में उन्होंने काफ़ी हाई प्राइस सेट कर दी थी। तो इस सूरत में मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकल बिजनेसेस जो है ना, उनको क्या चैलेंजेस आते हैं और हम उनको किस तरह टैकल करते हैं, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो काइंडली सर। देखिए, डेटा कम होता है लेकिन डेटा होता है। तो अगर जैसे आपने एग्जांपल दी कि नई प्रोडक्ट है, पहले टेस्ट नहीं हुई, कंपटीशन तो होगा ना। कंपटीशन तो किसी भी चीज का होता ही होता है। कंपटीशन की प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन है। अगर बिल्कुल नई प्रोडक्ट है और आप उसको करना चाहते हैं तो आप उस पर डेटा जनरेट कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसके ट्रायल टेस्ट कर सकते हैं, ट्रायल्स कर सकते हैं आप। उसके क्या कहते हैं, फोकस ग्रुप्स कर सकते हैं आप, बेसिक सेकेंडरी रिसर्च कर सकते हैं। आ, तो डेटा मोस्ट प्रोबेबली, जितने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हम डेटा को सर्च नहीं करते, डेटा को क्रिटिकली अपने आप को चैलेंज नहीं करते कि क्या ये डेटा क्यों नहीं है। और उसका सबसे पहला जो आंसर आता है वो आप लोग ये कहते हैं कि यार मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। लेकिन अगर आप जरा गौर से मार्केट को नजर दौड़ाएं तो आपको कहीं ना कहीं अपना कॉम्पिटिटर नजर आएगा, और उसके बेसिस पे आप अपनी उसको कर सकते हैं। तो इट इज क्वेश्चन ऑफ हाउ ऑनेस्ट यू आर विद योर सेल्फ एंड हाउ विलिंग, और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप कितनी अहमियत देते हैं। तो आपने अगर इसको राइट अहमियत दी तो यू विल ऑलवेज फाइंड डेटा। और अगर लेट्स से आपने पूरी कोशिश कर ली और डेटा नहीं है, तो फिर आप उस डेटा को जनरेट करें, फ्री ट्रायल्स करें, फोकस ग्रुप्स करें, क्या कहते हैं, मार्केट रिसर्च करें, और उसके बेसिस पे कस्टमर को समझ के अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। थैंक यू जी सर। फैजान। थैंक यू सर, इट वाज अ ग्रेट वेबिनार। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज़ को। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्ट होती है, जैसे कि हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट भी बहुत करनी पड़ती है। मतलब कि अब अगर हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं तो उसकी प्राइस भी इफेक्ट पड़ता है। अब प्राइस बढ़ जाती है तो अब हमें गारंटी भी नहीं होती कि अब वो उसकी सही प्राइस है, मतलब कि वो सेल होगा भी या नहीं। अब एडवर्टाइजमेंट में ये होता है कि वो पहले आपको खर्च करना पड़ता है ज्यादा, आपको फेल हो जाए तो वो कैसे हम मैनेज करते हैं कि कितना हमें उसको मार्केटिंग में खर्च करना है और कितना उसकी रियल प्राइस कितनी होनी चाहिए, बस। देखें, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी नई प्रोडक्ट है, आपने उसको या बूटस्ट्रैप, आपने खुद अपने पैसों से उसको डेवलप किया है और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि आप उसको बेचें, तो जरूरी नहीं है कि आप एडवर्टाइजिंग पे खर्च करें। तो यू हैव टू, एक चीज होती है जिसे कहा जाता है इफेक्चुएशन।
इफेक्चुएशन ये है कि आप ये हिसाब लगाएं कि मेरे पास क्या वसाइल हैं और उस वसाइल में क्या पॉसिबल है, और फिर उसके मुताबिक अपनी अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करें। तो लेट से आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए में आप कोई ढंग की सोशल मीडिया कैंपेन नहीं कर सकते, आप उसमें किसी इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं कर सकते, तो देन यू हैव टू थिंक कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप सिलेक्टेड लोगों को फ्री ट्रायल करवा सकते हैं। आप उसके नतीजे में वर्ड ऑफ माउथ जनरेट होगा, और वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करने के लिए आप अपनी जो है वो सब्सक्रिप्शंस को शुरू में आप फ्री कर सकते हैं कि जो भी लेट से 100%, जो पहले 100 कस्टमर्स आएंगे उनको फ्री होगी। आप रेफरल प्रोग्राम कर सकते हैं। आप कि एक कस्टमर आएगा और अगर वो एक और कस्टमर आएगा तो उसकी मजीद 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगी, या उसको नए प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे। सो आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट हेयर इज कि आप ये देखें कि आप एडवर्टाइजिंग से अचीव क्या करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास कौन से पॉसिबल टूल्स हैं और उनको सिलेक्ट करें। तो और उसमें हमेशा जो है अपने वसाइल का अंदाजा लगा के उसके मुताबिक क्रिएटिव तरीके से किया जाए। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा करीम की। जब करीम पाकिस्तान में, जब उन्होंने अपनी सर्विस एट फुल फ्लो ड्यूरिंग 2015-16 में थी, दे वर वेरी क्रिएटिव इन देयर एडवर्टाइजिंग। उनका एक ऐड होता था लेकिन उसका मैसेज इतना क्लियर होता था कि वो लोगों के जहन में बैठ जाता था। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वसीम अकरम को एक दिन के लिए अपनी कंपनी का सीईओ बना लिया, और वो ऐड लोगों के जहन में 3 महीने तक बैठा रहा। अब उन्होंने अगले 3 महीने में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, लेकिन उनको जरूरत भी नहीं थी अगले 3 महीने तक, क्योंकि वो इतनी पावरफुल कैंपेन थी कि वो 3 महीने तक लोगों के जहन में रहे। तो एज एंटरप्रेन्योर्स वी ऑलवेज हैव टू थिंक ऑफ कि व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर आवर मनी एंड वी हैव टू गो फॉर इट। थैंक यू सर। सो सर थैंक यू सो मच सर, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। और सर कितने ज़्यादा न्यू टर्म्स के बारे में हमें एक तरह से मालूम हुआ है। हमें आइडिया नहीं था कि इकोनॉमिक्स या फिर प्राइसिंग जो है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। और सर हमने काफ़ी कुछ नया सीखा है इस वेबिनार से, और सर आपने अपनी एक्सपर्टीज शेयर की, थैंक यू सो मच। अगर सर रिजवान आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो सर प्लीज़। आई थिंक सर अवेलेबल जी नहीं जी, है। मैं बिल्कुल यही जी ऐड सर। करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा आपका अच्छा वेबिनार था, बड़ा इंफॉर्मेटिव वेबिनार था, और हमें नया नया पर्सपेक्टिव मिला। राइट, आपने भी हमारी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन आप इस फील्ड में आए हैं एमबीए करके, और आपने और जिस तरह हम में से बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं अपनी कंपनी शुरू करना, अपने प्रोडक्ट शुरू करना, उनके लिए ये वेबिनार बड़ा यूजफुल था। और जनरली हमें भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, सेल्स टीम्स उनको कैसे हैंडल करती हैं, कैसे उनकी प्राइसिंग डिटरमिन होती है। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑल योर टाइम, एंड आपने इतना अच्छा प्रिपेयर किया। ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव स्पेंट सम टाइम ऑन इट, स्लाइड्स बना के प्रेजेंट किया हम सब के लिए। इट्स ऑल वॉलंटियर बेस्ड एफर्ट, सो वी रियली अप्रिशिएट यू, और होपफुली हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और भी आपसे हम वक्तन फक्तन गाइडेंस लेते रहेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इट इज माय प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। ऑलवेज माय प्लेजर। थैंक यू सो मच तो सर। मेरे सो कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ है नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर कोई रब्ता जी करना सर। चाहे, कोई फॉलो ऑन क्वेश्चंस हो, तो आई एम अवेलेबल, सो प्लीज गेट इन टच। थैंक यू वेरी मच। Sure, sure. So thank you so much everyone for joining this webinar session. Allah Hafiz. See you on next Saturday. हाँ